हेलो फ्रेंड्स, आज मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक कंसेप्ट्स के इस वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक लेने वाले हैं। पहला टॉपिक है उसमें जो हमने फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। डेफिनेशन हमने इसकी ली थी। तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किन किन से मिलकर बनता है? एग्रीगेट कंजम्पशन मीन्स consumption of all goods and services in an accounting year in an economy। एक इकोनॉमी में एक वर्ष के अंदर हम कुल जितनी भी वस्तुएं, गुड्स और सेवाएं, सर्विसेज जितनी भी हम कंज्यूम करते हैं, उन सब का एग्रीगेट, उन सब का टोटल एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कि जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम एक एक करके लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम आते हैं परिवारों में, हाउस होल्ड सेक्टर। 4 सेक्टर्स में हम इकोनॉमी को बांटते हैं। उसमें पहला है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर मीन्स हमारी फैमिलीज, हमारे परिवार। परिवारों में हम सुबह से शाम तक रूटीन में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, वो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड सेक्टर कहलाएगा। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर में ही गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होती है। कंजम्पशन तो गवर्नमेंट सेक्टर भी करता है। गवर्नमेंट को भी अपने ऑफिसेज रन करने होते हैं। वहाँ पे भी गवर्नमेंट को कई तरह की जैसे स्टेशनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इस तरह से कई प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं चाहिए। कंजम्पशन पेट्रोल का भी होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, गाड़ियां चलती हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। तो गवर्नमेंट को भी हम एक सेक्टर के रूप में अलग से लेते हैं। तो गवर्नमेंट का कंजम्पशन भी एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक पार्ट बनता है। अब ये तो बात हुई डोमेस्टिक इकोनॉमी में, घरेलू अर्थव्यवस्था में। हाउस होल्ड सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जैसे एनपीओ में हमने पढ़ा था अकाउंट्स में। तो ऐसी संस्थाएं जिनका पर्पस जो है, जिनका ऑब्जेक्टिव जो है, वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। रिलीजियस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, तो ऐसी संस्थाएं भी कुछ कंजम्पशन करती हैं। उनको भी ऑफिसेज रन करने होते हैं, उनको भी कुछ एक्टिविटीज करते हैं वो भी सोसाइटी में। जिस तरीके से सोसाइटी में वो मान लिया मेडिसिन बांट देते हैं, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उन मेडिसिन का भी कंजम्पशन तो हो ही रहा है। लेकिन अब क्योंकि वो फ्री में फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हाउस होल्ड तो उस पर कोई स्पेंडिंग करता नहीं है, हाउस होल्ड सेक्टर तो उस पर कुछ खर्च करता नहीं है। लेकिन क्या हम यह मान लें कि हाउस होल्ड सेक्टर उस पर कुछ खर्च नहीं करता है तो इट मीन्स कंजम्पशन हुआ ही नहीं? ऐसा तो नहीं माना जा सकता ना। कंजम्पशन तो हुआ ही है, क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ने, एनजीओ जिनको हम बोलते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो ये सोसाइटी को जैसे फूड आइटम्स सप्लाई करती हैं। आजकल देख रहे हो आप, पेंडेमिक के कारण काफ़ी एनजीओज जो है फूड सप्लाई करती हैं। तो ये भी सब क्या है? ये भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो आते हैं हम एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। और एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हमने 3 कंपोनेंट पढ़े हैं, 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड आपके क्लोथिंग पे, एजुकेशन पे, एंटरटेनमेंट पे, आप फूड पे जो भी परिवारों में खर्च करते हैं, वो सब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड सेक्टर कहलाता है। इसी तरह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, अभी हमने बात की थी कि गवर्नमेंट को भी अपने डिपार्टमेंट्स रन करने होते हैं या और बहुत एक्टिविटीज करनी होती हैं, तो वो भी बहुत सी आइटम्स को कंज्यूम करते हैं। तो वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भी हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। और तीसरा भाग अभी हमने जो लिया था
नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको आप एनजीओ के नाम से भी जानते हैं। तो एनजीओ भी जो गुड्स खुद कंज्यूम करते हैं या सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिनके लिए वो कुछ चार्ज नहीं करते, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने तो प्राइस पे किया ही होता है उसके लिए। तो ये भी हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक भाग होता है। तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बस इतनी ही कंसेप्ट है। हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एनजीओस या नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, सभी के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को यदि आप जोड़ लेते हैं तो बस वही कहलाता है आपका एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब फर्स्ट क्लास में डेफिनेशंस में लिया था, लेकिन वहां पे हमने एग्रीगेट कंजम्पशन भी लिया था, वो तो हम कर चुके हैं। एक फोर्थ पॉइंट पे आप देखोगे हमने डेफिनेशन ली थी, उसका नाम था इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। तो अब हम कंजम्पशन से आगे चलते हैं इन्वेस्टमेंट पे। एक्चुअली कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है? कंजम्पशन का मतलब होता है वह खर्चा जो हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, जो हम अपनी, ये लगा लीजिए कि इमीडिएट वांट्स को जनरली सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, वह एक्सपेंडिचर तो कहलाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन प्रोड्यूसर्स कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कैपिटल गुड्स, आपने गुड्स के क्लासिफिकेशन में लास्ट फोर्थ पॉइंट पढ़ा था कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स पे जो स्पेंडिंग करते हैं हम, वो भी इन्वेस्टमेंट का ही भाग होता है। तो आइए हम आते हैं अब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट पे। इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होती क्या है? आप कई बार बात करते हो, कोई फ्रेंड आपको कहता है भाई मैंने एक रोहिणी में ना एक फ्लैट परचेज किया है। आप पूछते हो भैया आपने वो जो फ्लैट परचेज किया है आप उसमें खुद रहेंगे, अपने रहने के लिए किया है, या आपने इन्वेस्टमेंट के लिए किया है? तो आपका फ्रेंड मान लिया रिप्लाई करता है कि नहीं भाई मैं तो वहां पे नहीं रहूंगा, मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए किया है, उसको मैं रेंट पे दे दूंगा, मुझे कुछ रेंटल इनकम होगी, अर्निंग होगी, मेरी इनकम इंक्रीज होगी, और अगर मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसको कुछ प्रॉफिट पे सेल भी कर दूंगा, बेच दूंगा, तो उससे मुझे कुछ प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट। जब हम अपने फंड्स को कहीं इस तरह से डिप्लॉय करते हैं, कहीं लगाते हैं किसी ऐसे काम में, किसी ऐसे एसेट में जिससे कि हमारी इनकम इंक्रीज होती है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, तो उन फंड्स को जहां पे हमने लगाया है उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जनरली कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इसका एक पार्ट है। आगे हम पढ़ेंगे कि दो भागों में ये भी होती है। तो चलिए, इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, एक प्रक्रिया है जिससे आपकी कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती है। जैसे आपने कोई बिल्डिंग ली, रेंट पे दे दी, उससे आपको इनकम हो रही है, तो बोलिए आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और जो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है वही तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन है। आपकी कैपिटल फॉर्म हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप यहां पे वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे, इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इसका सेकंड पार्ट भी है कॉम्प्लीमेंट्री, इट इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल का स्टॉक बढ़ गया, अभी हमने इसी पॉइंट को किया था कि आपके पास जो स्टॉक ऑफ कैपिटल था वो आपका इंक्रीज हो गया, आपकी पूंजी बढ़ गई इससे। तो इन्वेस्टमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई से हमने यहां पे डिनोट किया है इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल। याद होगा आपने 11th क्लास में ये डेल्टा का साइन चेंज इन के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों में आपने ये यूज किया था। सेम वही सिंबल हमने यहाँ पे साइन यूज किया है। तो ये जो डेल्टा का साइन है ये चेंज इन को डिनोट कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन द कैपिटल या चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल के स्टॉक में जो चेंज आती है उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब क्या इन्वेस्टमेंट सिर्फ फिक्स असेट्स में ही होती है? यानी कि कैपिटल गुड्स जो हमने गुड्स के क्लासिफिकेशन में लास्ट पार्ट पढ़ा था,
कैपिटल गुड्स, क्या सिर्फ उसी में ही इन्वेस्टमेंट होती है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम कल्पना करते हैं कि मान लिया एक व्यक्ति ने एक शॉप ली और उसमें उसने डिसाइड किया कि भाई मैं यहां पे बिजनेस करूंगा रेडीमेड गारमेंट्स का, सपोज कीजिए। तो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए उसने एक शॉप ली, उसने बिल्डिंग परचेज की, या हो भी सकता है रेंट पे ली, कोई बात नहीं। बिल्डिंग परचेज कर ली, काउंटर बनवा लिया, रैक्स बनवा लिए, फिटिंग करा ली, एयर कंडीशनर लगवा लिए, फैंस लगवा लिए। इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट उसने की है, उसने पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अकाउंटिंग मशीन रख ली जिसमें से बिलिंग होगी। अब आप ये बताइए, ये सब काम करने के बाद क्या उसको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी? यह भी इन्वेस्टमेंट है। बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, अकाउंटिंग मशीन, काउंटर, ये सब कुछ, ये भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये कैपिटल गुड्स हैं। अगर आप कैपिटल गुड्स की कैटेगरी को एक बार रिवाइज करते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें कैपिटल गुड्स की सारी फीचर्स हैं। तो ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है। फिक्स इन्वेस्टमेंट हम क्यों कहेंगे इसको? बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। क्या एक बार एक साल में काउंटर आपका जो है खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा? या आपकी अकाउंटिंग मशीन या फैंस, एयर कंडीशनर जो भी आपने लगाए हैं, क्या वो एक बार के कंजम्पशन में खत्म होने वाले हैं? जी नहीं। तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, ये फिक्स पार्ट है आपका इन्वेस्टमेंट का। लेकिन क्या इतना भर कर देने से आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी? बताइए। आपने बिल्डिंग ले ली, काउंटर, अकाउंटिंग मशीन, एसी, फैंस, रैक्स सब बनवा लिया, लेकिन क्या इतना करने से आपको इनकम होनी स्टार्ट हो जाएगी? आपका पर्पस जो इनकम कमाना है, क्या वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। सिर्फ फिक्स इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने डिसाइड किया था कि आप बिजनेस करेंगे रेडीमेड गारमेंट्स का, और स्टॉक तो है ही नहीं। कस्टमर आएगा तो आप उसे बेचेंगे क्या? क्या कहेंगे कि काउंटर उठा के ले जाइए? क्यों है? ऐसा तो नहीं होगा। तो इनकम होगी आपको इन्वेंट्री से, स्टॉक इन ट्रेड। और यहां पे जो हमारा बिजनेस है, क्योंकि वो रेडीमेड गारमेंट्स का हमने एग्जांपल में लिया है, तो रेडीमेड गारमेंट्स हमारे लिए स्टॉक इन ट्रेड होंगे। अब नेचर ऑफ बिजनेस जैसी भी होगी, स्टॉक इन ट्रेड उसके अकॉर्डिंगली बदलता चला जाएगा। तो जब तक आप इन्वेंट्री में यानी कि स्टॉक इन ट्रेड आइटम्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपको इनकम होनी स्टार्ट नहीं होगी। इनकम तो एक्चुअली उसी से होगी। तो ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट का सेकंड पार्ट है। अब मान लिया आपने 20 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट कर दिए इन्वेंट्री में, स्टॉक में। उधर आपने मान लिया 50 लाख रुपीस फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट किए थे। तो 50 लाख फिक्स असेट्स में प्लस 20 लाख स्टॉक इन ट्रेड में, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 70 लाख। कैसे? 50 लाख फिक्स असेट्स में, 20 लाख इन्वेंट्री में, स्टॉक इन ट्रेड, रेडीमेड गारमेंट्स जो हमारे एग्जांपल में। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी हुई 70 लाख की। तो किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट को लेते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स एटसेट्रा। आप समझ गए हैं एग्जांपल से। सेकंड पार्ट इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, यानी कि स्टॉक इन ट्रेड आइटम्स जो आपकी हैं, जो भी आपकी नेचर ऑफ बिजनेस होगी उसके अकॉर्डिंगली आपके स्टॉक इन ट्रेड आइटम्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। अगर आपका बिजनेस जो है वो ग्रोसरी का है, तो फिर वहां पे नमक, गुड़, तेल, चीनी, इस तरह की वस्तुएं, दालें, ये आपके जो है स्टॉक इन ट्रेड आइटम्स होंगे। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम नेचर ऑफ बिजनेस। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो आपने स्टॉक इन ट्रेड में इन्वेस्ट किया है, जो आपने पैसा स्टॉक इन ट्रेड में लगाया है, उसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के रूप में लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट हो गए आपके, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करेंगे कैसे?
कैसे कैलकुलेट करेंगे आपके ड्यूरिंग द ईयर कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर कितनी इन्वेस्टमेंट आपने की है। इसका तरीका है, पहले हम फिक्स इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे आते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे टर्म ग्रॉस ली है हमने, और हमने एक स्टेज पे पढ़ा भी था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन अगर हम उसमें से लेस कर देते हैं तो फिर वो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट्स ग्रॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स असेट्स, क्लोजिंग स्टॉक मींस स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में जितना स्टॉक आपके पास फिक्स असेट्स का है वह उसमें से क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर दें। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक सॉरी क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स असेट्स विद द प्रोड्यूसर्स। तो उत्पादकों के पास साल के शुरू में कितना स्टॉक था? याद होगा हमने एग्जांपल लिया था एक कि हमारे पास मान लिया साल के शुरू में इकोनॉमी में 10,000 करोड़ की फिक्स असेट्स हैं, तो ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स असेट्स, और एंड में आपका हो गया था 13,000 करोड़, क्योंकि 3,000 करोड़ की आपने फिक्स असेट्स ड्यूरिंग द ईयर और परचेज कर ली थी, तो वो हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स असेट्स। अब बताइए आप 13,000 क्लोजिंग स्टॉक माइनस 10,000 ओपनिंग स्टॉक, तो ड्यूरिंग द ईयर आपने जो 3,000 की परचेज की थी वही आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट्स बल्कि हमें बोलना चाहिए, ये आपकी आ जाएगी। अब ग्रॉस से नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट करनी है तो बस ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट में से कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन उसको आप लेस कर दीजिए। हमने एग्जांपल में लिया था, आपको याद होगा 1,000 का डेप्रिसिएशन भी लग गया, तो ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट आपकी 3,000 करोड़ और 1,000 करोड़ आपका डेप्रिसिएशन हो गया था ड्यूरिंग द ईयर। कंज्यूम कर ली थी आपने फिक्स असेट्स, क्योंकि यूज करने से उनकी वैल्यू में कमी तो आती ही है, तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट बची थी, नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट बची थी आपकी 2,000 करोड़। सेम एग्जांपल यहाँ पे फिट बैठेगा आपका। उधर हम चलते हैं दूसरी साइड, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, सेम फार्मूला है जैसा आपने फिक्स इन्वेस्टमेंट में लिया था। साल के आखिर में आपके पास स्टॉक इन ट्रेड कितना है और साल के शुरू में आपके पास स्टॉक इन ट्रेड कितना था, वो उसमें से लेस कर दीजिए बिगनिंग वाला। सपोज आपके पास इन द बिगनिंग 20 लाख रुपए का स्टॉक इन ट्रेड था, आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो वो हो गया आपका ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और साल के लास्ट में जब आप अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एंड में, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है 25 लैक्स का, 20 लैक्स और 25 लैक्स। साल के लास्ट में हो गया 25 लाख, साल के शुरू में था 20 लाख, तो डिफरेंस आपका हुआ है 5 लाख, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। इट मींस 5 आपने और इन्वेस्ट किया है स्टॉक में ड्यूरिंग द ईयर, यह भी आपकी इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। इसको हम कहेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं तो बहुत से क्वेश्चनों में आप आगे देखेंगे कि इसको हम ना चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक के नाम से लिखते हैं। डेल्टा स्टॉक, वही डेल्टा का साइन जो आप 11th में यूज किया करते थे, डेल्टा स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक इज नथिंग बट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ही चेंज इन स्टॉक है आपका, यही आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। चेंज इन स्टॉक का फार्मूला क्या है? सेम, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। शुरू में 20 लाख का स्टॉक था, साल के लास्ट में 25 लाख है आपके पास बचा हुआ, तो इट मींस 5 लाख की इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री में आपकी पॉजिटिव है, इंक्रीज हुई है। लेकिन अब हम एक पॉइंट पे विचार करते हैं, क्या हमेशा ऐसा होना जरूरी है कि बिगिनिंग में जो स्टॉक हो वो कम हो और एंड में जो स्टॉक हो वो ज्यादा हो? ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कि सेल ज्यादा की हो जाए और 31 मार्च को ईयर एंड में आपके पास जो स्टॉक है वो केवल 15 lakhs का ही बचे, तो क्लोजिंग स्टॉक कैन बी लेस देन ओपनिंग स्टॉक। हो सकता है, पॉसिबल है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, क्यों नहीं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी है अगर 15 lakhs
और ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी है 20 lakhs, तो आपकी चेंज इन स्टॉक की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है दैट कैन हैव नेगेटिव वैल्यू एज वेल, उसकी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। और जब हम नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत से क्वेश्चनों में डेल्टा स्टॉक नेगेटिव वैल्यू के रूप में गिवन होगा। इसीलिए अर्लियर स्टेज पे ही मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। दो पार्ट है, फिक्स इन्वेस्टमेंट फिक्स असेट्स में, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट स्टॉक इन ट्रेड में। दोनों की कैलकुलेशन का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स असेट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स असेट्स। यहां पे भी क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। बस एक वाइटल चेंज है जिसे आप ध्यान रखेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में कोई ग्रॉस और नेट टर्म्स नहीं होती, क्योंकि वहां पे डेप्रिसिएशन का पार्ट रोल प्ले करेगा ही नहीं। लेकिन फिक्स इन्वेस्टमेंट में आपकी वैल्यूज ग्रॉस और नेट दोनों ही होंगी। डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे आप तो नेट वैल्यू आ जाएगी, और डेप्रिसिएशन जब तक आप डिडक्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी वैल्यू होगी ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, इन्वेस्टमेंट्स और एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, व्यूज और सजेशंस भेजते रहिए। जिन स्टूडेंट्स के पास हमारे नोट्स हैं, मैंने व्हाट्सएप भी कर दिए हैं ग्रुप में, वो नोट्स को अपने साथ लेकर पढ़ें, उनको खोल ले साथ में। आप देखेंगे कि जो क्लासेस हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो स्ट्रिक्टली एज पर आवर नोट्स हैं। फिर भी जिनके पास नोट्स नहीं हैं, यदि वो कहीं से बुक्स अरेंज करते हैं तो कोशिश करें कि वीके पब्लिकेशन की TR जैन की बुक आप परचेज करें। उसमें लगभग थिंग्स इसी ऑर्डर में आपको मिलने वाली है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।